एकदम नई नवेली सीरीज जो कि होगी क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और आज सीखेंगे इस पूरे चैप्टर को बहुत खूबसूरती से। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जो सीखने वाले हैं वो शुरुआत से क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट पूरा अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो क्रॉप प्रोडक्शन में हम बात करने वाले हैं इसके खूबसूरत से इंट्रोडक्शन की। तो बेटा इसका इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो देखा जाए तो इंट्रोडक्शन में क्रॉप के उगाने की प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है, जरा बताओगे? सर, क्रॉप के उगाने की प्रैक्टिस को कहा जाता है एग्रीकल्चर। बहुत बढ़िया। अभी समझेंगे कि क्रॉप क्या होती है। तो क्या है कि बहुत बड़ी फील्ड में जब हम प्रैक्टिस करते हैं क्रॉप को उगाने की, उसको एग्रीकल्चर का। बहुत शानदार। द वास्ट फील्ड इन द विलेजेस आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। लेकिन एग्रीकल्चर क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग या द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप। द प्रैक्टिस, वेरी गुड, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज नोन एज एग्रीकल्चर। अब किसी ने पूछ लिया सर क्रॉप क्या होती है, तो आप लोग क्या बताओगे? इसमें एक चीज और है, इसमें है ना हमारा क्रॉप का कल्टीवेशन भी आता है और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री आती है ना। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है क्रॉप। व्हाट इज क्रॉप? अगर सवाल पूछा जाए भैया प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप, तो एग्रीकल्चर तो समझ में आ गया, लेकिन क्रॉप क्या है? क्रॉप समझ में नहीं आई। अगर हमने एक पेड़ उगा दिया तो क्या होगा? वो थोड़ी क्रॉप होगी। बोला क्यों? बोला भाई साहब क्रॉप इसलिए कहेंगे उसको क्योंकि वो एक ही प्रकार का पेड़ बहुत वास्ट, बहुत बड़ी फील्ड में, बहुत बड़े एरिया में उगाया जा रहा है। क्या कर जा रहा है? बहुत बड़े एरिया में उसका कल्टीवेशन किया जा रहा है, उसका एग्रीकल्चर किया जा रहा है, ताकि आप क्या कर सको? ताकि आप उसको कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सको। अब कमर्शियल पर्पस का मतलब होता है, एक तो हाउस होल्ड की भाई खुद के लिए कर लिया, एक होता है कमर्शियल जो दूसरों को बेचने के लिए क्रॉप को उगाया जाए। क्या करा जाए? दूसरों को बेचने के लिए। तो बहुत बड़े एरिया में, लार्ज स्केल। कितने? बहुत बड़े एरिया में, लार्ज स्केल। अगर मैंने एक पेड़ आम का उगा दिया तो वो क्रॉप नहीं कहलाएगा। वो एक ही है ना भाई, वो उसको तो पेड़ ही बोल दो, प्लांट ही बोल दो, आम का पेड़ बोल दो, मैंगो ट्री। बट अगर हमने बहुत बड़े प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, एक ही प्रकार का प्लांट हमने बहुत बड़े स्केल में उगा दिया, are grown and cultivated as a source of food in a large cultivable land is called crop. क्रॉप क्या होगा? बहुत बड़े एरिया में अगर हमने एक ही सेम काइंड के प्लांट को उगाया तो क्या कहलाएगा? वो खूबसूरती से क्रॉप कहलाएगा। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप में हम लोगों ने दो प्रकार के क्रॉप पढ़े। सबसे पहला था रैबी क्रॉप और दूसरा था खैरिफ क्रॉप। पहला था रैबी क्रॉप और दूसरा था खैरिफ क्रॉप। सो द रैबी क्रॉप आर विच इज ग्रोन इन विंटर सीजन, मतलब उनको सोन किया जाता है विंटर सीजन में, और उसकी जो कटाई होती है वो कब क्या होते हैं? समर सीजन में। यानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक के टाइम गैप में उसको क्या करा जाता है? उगाया जाता है। उसको हार्वेस्ट करने तक का लेवल, मतलब सीड को बोने से, जमीन को तैयार करने से, हार्वेस्ट करने से लेकर तक, ये जो पूरा पीरियड होता है वो कब होगा? अक्टूबर से लेकर मार्च तक। मार्च में हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। उस प्रकार के क्रॉप को क्या कहा जाता है? रैबी क्रॉप। क्या कहा जाता है? रैबी क्रॉप। दूसरा है खैरिफ। तो खैरिफ क्रॉप को रेनी सीजन में उगाया जाएगा। तो जुलाई से लेकर अक्टूबर, मतलब ठंड के समय में हम क्या करने जा रहे हैं? उसकी कटाई होने वाली है। इसका मतलब क्या है? उसको हार्वेस्ट करने वाले, ठीक है। तो दो प्रकार के क्रॉप हो गए। इसमें क्या है? इसमें सबसे पहली चीज कि जो वीट है, हमारा जो वीट है वो रैबी क्रॉप है। क्या है? वीट जो है वो रैबी क्रॉप के अंतर्गत आता है। इसके अंदर का एग्जांपल बताओ जल्दी। राइस, वेरी गुड। और कोई बात नहीं, राइस हमने बताया था, हमने पिछली बार पे डिस्कस किया था। राइस इज अ खैरिफ क्रॉप। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सर, अब क्रॉप को उगाना तो हो गया, हमने क्रॉप को बहुत अच्छे से उगाना सीख भी लिया, लेकिन सर सीख तो लिया, थियरी तो पढ़ ली, प्रैक्टिकल में क्या है?
भाई आज अगर आपने खाना बनाने वाला वीडियो देख लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने खाना बनाने वाला वीडियो देख लिया, तो वीडियो देखने से इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके हाथों में टेस्ट आ गया, आप बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाएंगे। वो कब बनाएंगे? जब आप उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस करेंगे, जब आप उसको एक्चुअल में, वेरी गुड, जब हम उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस में लेके आएंगे, जब उसका प्रैक्टिकल करेंगे, तब जाके चीजें आपके लिए बदलेंगी। इसका मतलब आप उसको सीख जाएंगे। तो उसको सीखने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ लेना है। वो क्या है? हाँ, सबसे पहला इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं हमारे पास पॉइंट्स। अब वो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को लेकर आपको बात करनी है। जैसे सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। किसकी बात करेंगे हम? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात कर लेंगे। सर उठा लो, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, उसके बाद है सोइंग ऑफ सीड। मतलब प्रिपरेशन सॉइल तो कर दिया हमने, सॉइल को क्या कर दिया? प्रिपेयर कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम प्रिपेयर किस तरह से करेंगे ये भी आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम इसकी लेवलिंग करेंगे, इसके अंदर प्लगिंग करेंगे, इसके अंदर टिलिंग करेंगे। टिलिंग प्लगिंग दोनों ही एक चीज है, जिसके माध्यम से करते हैं उसको भी एक टूल। मतलब हम आज इनके टूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो सॉइल को प्रिपेयर कर लो महाराज। आपने जिस सॉइल के अंदर, जिस जमीन पर आपको खेती बाड़ी करनी है, एग्रीकल्चर करना है, प्रैक्टिस करनी है क्रॉप को उगाने की, क्रॉप मतलब बहुत बड़े एरिया में एक ही प्रकार का प्लांट, उसको उगाने की प्रैक्टिस करनी है, तो पहले तो आपको वो तैयार करना पड़ेगा। अरे भाई, मम्मी खाना बनाने से पहले बर्तन नहीं धोती क्या? धोती है ना, कि भैया धो लें बढ़िया, अब हमारे खाने बनेंगे बढ़िया खूबसूरती से। तो वही चीज़ है। इसके बाद है सोइंग ऑफ सीड। भाई साहब इंग्रेडिएंट्स कहाँ से लाओगे? कौन सी सब्जी बनाएंगे? साहब केले की सब्जी बनाएंगे। अब केले की सब्जी, अच्छा पनीर की बना लेते हैं। तो पनीर की सब्जी के लिए पनीर तो लगेगा ना, कि सिर्फ इमेजिन कर लोगे और वो थर्माकोल डाल दोगे तो पनीर बन जाएगा। तो उसमें भाई साहब वो इंग्रेडिएंट लगता है जो मेन इंग्रेडिएंट है। मतलब जिस प्लांट को उगाना है उसकी सीड लगेगी। अब सीड को टेस्ट करने के भी तरीके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि भैया हमें इसको प्रॉपर तरीके से फर्टाइल तरीके, या प्रॉपर तरीके से हमें उसको इतनी फर्टिलिटी देनी है ताकि हमारा क्रॉप बहुत आसानी से उग जाए, यानी एडिंग मैन्योर। फिर हम करेंगे समय समय पर अंतराल में पानी देना, और पानी देने के बाद खिलखिलाती जमीन पर तेरी मिट्टी में एक बहुत बढ़िया सा पौधा उग गया है, और उस पौधे को हम लोगों ने प्लांट के दिया। प्लांट बड़े स्तर पे हुआ, बहुत लार्ज स्केल में हुआ, उसको बोल दिया क्रॉप, और क्रॉप की होना चालू हो जाएगी खूबसूरती से हार्वेस्टिंग। और फिर कर देंगे हम उसको बढ़िया तरीके से स्टोर, यानी 5वां पॉइंट के बाद 6ठा पॉइंट होगा स्टोरेज। वेयर हाउसेस के अंदर रखते हैं, गोडाउन्स होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। तो सबसे, हाँ जी बोल, प्लीज़ पूछिए ना। हाँ, ग्रेनरीज होती है, उसमें लिखेंगे अभी, देखो बताएंगे अभी सब। तो बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कल्टिवेटिंग द फ्रूट प्रोडक्शन। मतलब अगर क्रॉप को उगाना है तो पहली स्टेप क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जिसमें भाई अब देखो क्या है, जमीन एकदम हमारे लिए तैयार नहीं खड़ी रहती कि आ भैया कर लो एग्रीकल्चर। ऐसे तैयार थोड़ी खड़ी रहती, उसको तैयार करना पड़ता। आप तैयार किस तरह से? उसको मनाएंगे थोड़ी नहीं अगरबत्ती दिखा के। उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, उसको लूज़ करा जाता है। कुछ हार्ड सॉइल होती है, उसको लूजनिंग किया जाता है, उसमें बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनको हटा दिया जाता है, जिससे जर्मिनेशन ऑफ सीड प्रॉपर तरीके से हो जाए। फिर वो सॉइल के अंदर जो भी फर्टिलिटी नहीं होती, उसमें पानी नहीं होता, उसको प्रॉपर पानी दिया जाता है ताकि उसमें उतने लेवल पर क्या हो, हमारा नमी बनी रहे। तो ये बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर द सोइंग ऑफ द सीड फॉर द क्रॉप। अब सोइंग मतलब उसके अंदर सीड का बीज डालना, जो भी हमारे पास क्रॉप उगाना है हमको, तो उसके लिए पहले तैयार किया। और बहुत अलग अलग प्रोसेस और टूल्स का इस्तेमाल करके इस पर्टिकुलर चीज को क्या किया जाता है? प्रिपेयर के सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहली चीज टिलिंग। अब इसमें टिलिंग और प्लगिंग दोनों एक ही प्रकार की चीजें, दोनों सेम ही है, दोनों सिनोनिम्स हैं, मतलब पर्यायवाची शब्द हैं। टिलिंग के अंदर हम सॉइल को लूजन करते हैं, और प्लगिंग के अंदर भी यही काम करते हैं, जिसमें बड़े बड़े पत्थर वगैरह सब हटा दिए जाते हैं। पहले वो लकड़ी का वो हुआ करता था, मशीन हुआ करती थी लकड़ी की, और हल चलाते थे ना, तो उसमें सॉइल को थोड़ा सा अच्छा सा बढ़िया सा क्या कर दिया, लूज कर दिया, ताकि ईजिली जर्मिनेशन ऑफ सीड हो जाए और सीड को भी प्रॉपर सही तरीके से हम लोग डाल दें। तो ये हुआ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग, और प्लगिंग इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। अब प्लग क्या होता है वो देख लो बिल्कुल अगले डायग्राम में, ये प्लग होता है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को।
तो प्लग इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड बाय फार्मर्स। आप लोगों ने देखा होगा, मेरे देश की धरती सोना उगले हुगले हीरो मोती वाले गाना सुना होगा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक बैल के ऊपर वो रख देता है, फिर उसको वो नीचे से उसको घिसता हुआ चले जाता है और आगे बढ़ता रहता है। ये हल चलाने को बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्लग। और डिफरेंट पर्पसेस फॉर एडिंग फर्टिलाइजर, इसमें फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं, और क्या बोलते हैं, हमारे छोटे छोटे जो बीज होते हैं सीड, उसको भी डालने के लिए, प्लग करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड टिलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल, और टिलिंग जिसमें हम बड़े बड़े पत्थर को भी हटाते हैं और लूजन अप भी करते हैं सॉइल को। इट इज यूज फॉर एडिंग फर्टिलाइजर टू द सॉइल, रिमूविंग वीड्स। बहुत इंपॉर्टेंट आगे आने वाला है कि वीड क्या होता है, वीड, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में। प्लग शेयर इज अ ट्रायंगुलर आयरन शेप जो इस तरह से दिखता है। समझ में आ गया? तो प्लगिंग के अंदर क्या होता है, लूजनिंग ऑफ द सॉइल। सॉइल प्रिपेयर हो गई, समतल हो गई, बिल्कुल प्लेन कर दिया। अब आएगा हमारा अगला टॉपिक जो कि होगा, अच्छा हाँ एक चीज और, तो आज के दिनों लास्ट पॉइंट है, आज के दिनों में हम लोग पहले वाले जमाने में नहीं रहे और हम नए नए इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करने लग गए, जिसमें आपने देखा ट्रैक्टर के पीछे लगा रहता है। हाँ, वो ट्रैक्टर के पीछे जो वो ऐसे फंसा रहता है ना, फिर उसको खींचता रहता है ऐसे सॉइल को, वो होता है प्लग शेयर, जिसमें हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं, देखा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं और हम बात करते हैं सोइंग ऑफ द सीड। सोइंग ऑफ द सीड का मतलब क्या होता है? सोइंग, हाँ, सीड को, बीज को डाल देना कहाँ पर, सॉइल के अंदर, और फिर उसके बाद प्रोसेस चालू होगा। भाई जिस प्लांट को उगाना है, जिस प्लांट का प्रोडक्शन है, समझ रहे हो ना, प्रोडक्शन क्यों? अच्छा एक बात समझो कि प्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है। हम पूरा टोटली डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। अरे फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? प्लांट्स के ऊपर। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? फूड नहीं देगा, और हम रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। इसीलिए हम लोग इन फूड्स का, इन प्लांट्स का, इन क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं ताकि हमारा पेट भर सके। ठीक है, सोइंग क्या करना? बीज को डाल देना सॉइल के अंदर। चलिए नेक्स्ट करते हैं और बात करते हैं अब सोइंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। इट मीन्स दैट वी नीड टू फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ द सीड एज वेल। अगर आपकी, सोचो आपके सीड की क्वालिटी, या आपका पनीर जो आप सब्जी बना रहे थे, इमेजिन करो वो पनीर खराब है, तो सब्जी कैसी बनेगी? भाई अल्टीमेटली आपकी सब्जी कैसी बनने वाली? खराब बनने वाली है। अगर मान लीजिए हम आपकी सब्जी अच्छी बनेगी, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या होगी कि सब्जी बनने का एकमात्र रीज़न ये होगा कि आपने जो भी चीज़ें उसमें डाली है वो सब फ्रेश और गुड क्वालिटी की हों। ठीक है, तो आपको ऐसे ही सोइंग के पहले, मतलब ज़मीन में डालने से पहले, आपको सीड की क्वालिटी, प्रिपरेशन तो हो गई, अब सीड लेके आया भाई, ये वाली डालनी है। सीड की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, द क्वालिटी ऑफ द सीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, डिटरमाइंस द क्रॉप ईल्ड। जो प्रॉफिट आता है ना, जो किसानों को बेचने के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा ईल्ड के अंदर, भाई ईल्ड क्या होता है? प्रॉफिट होता है। हाई ईल्डिंग सीड, इसमें हम बोलते हैं कि हमें कौन सी सीड इस्तेमाल करनी है? हाई ईल्डिंग, वेरी गुड, हाई ईल्डिंग सीड्स का इस्तेमाल करना है। अब सिलेक्शन ऑफ अ गुड सीड इज डन बाय पुटिंग द सीड इन द वाटर। पानी के अंदर सीड्स को डाल दिया जाता है। जो सीड सारी की पानी के अंदर सिंक कर जाती हैं, वो सब सीड अव्वल दर्जे की सीड होती हैं, और जो हवा में पानी के अंदर तैरती रहती हैं, वो कैसी हो जाती हैं? वो खराब हो जाती है, क्योंकि अंदर से वो कैसी हैं? खोखली है। दैट इज हॉलो। तो यही है, द डेड एंड द डैमेज सीड विल बिकम हॉलो एंड फ्लोट ऑन द वाटर, वेयरएज द गुड सीड विल सिंक, जो पानी के अंदर डूब जाएगी। तो इस तरह से हम सीड की क्वालिटी को भी एश्योर कर सकते हैं। ठीक है, अब सीड वीड डल गई, इसके बाद क्या है सर? इसके बाद है सीड ड्रिल। अब ये सीड ड्रिल किस चिड़िया का नाम है? सुनो ध्यान से। सीड ड्रिल्स आर यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। अब इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम सीड को प्रॉपरली अरेंजमेंट के साथ कहां डाल सकें? जमीन के अंदर। जैसे आप नॉर्मली ऐसे फैला दो, तो जो प्लांट या क्रॉप जो उगेगा वो भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायरेक्शन में होगा। लेकिन आप खेतीबाड़ी में देखो, लाइन से उगते हैं सब लोग, क्योंकि वो इन सीड ड्रिल्स का इस्तेमाल करते हैं उस क्रॉप को सोन करने के लिए। जिससे एक प्रॉपरली गैप रहता है हर प्लांट के बीच में, तो वो प्लांट एक दूसरे की फर्टिलिटी और रूट्स के अंदर भी नहीं आते हैं। प्रॉपर गैपिंग होती है, जिससे हमारे को बाद में जो हार्वेस्ट करना है उसमें आसानी हो और हम उसको डिटरमाइन कर सकें बहुत इजीली कि भाई हमारा ये प्लांट है, क्योंकि वीड्स भी उग जाते हैं बीच में। फिर वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स, बताएंगे अभी। सो टू एंश्योर द सीड्स आर सोन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब जिनके बीच में गैप बराबर बराबर हो,
एंड अ पर्टिकुलर डेप्थ आर कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। अब क्या होता है, कुछ लोग जमीन में ज़्यादा गड्ढा खोद के भी सॉइल मिट्टी डाल देंगे, मतलब सीड डाल देंगे ना, तो क्या होगा भाई, जर्मिनेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, हवा नहीं मिल पाएगा सीड को। तो हमें ये भी बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ज़मीन के अंदर कितना गया, मतलब डेप्थ का भी हमको ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए मेजरमेंट के हिसाब से सीड ड्रिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, जर्मिनेशन ऑफ सीड हो जाएगा। इसके बाद बढ़िया पानी वानी दो, उसको थोड़ी सी नमी वमी में रखो, और फिर पूरा मौसम और कुदरत अपना क्या कमाल दिखाता है और हो जाता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। क्या होता है, सीड के अंदर से पहला पौधा निकलना, मतलब सीड का फूटना, जर्मिनेट होना, जन्म लेना, इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या है भाई, अब भाई साहब जर्मिनेट हो गया, उसको खिलाओगे पिलाओगे नहीं क्या? तो आप बोलोगे सर हमने ज़मीन तो दी है ना उसको, तो प्लांट्स अपना सारा जो न्यूट्रिशन होता है या फिर डेवलप करने के लिए, अपने आप को ग्रोथ करने के लिए जितना भी न्यूट्रिशन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, वो सॉइल से लेते हैं। और सॉइल के अंदर भी उसमें अपर लेयर जो होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसको बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं, ह्यूमस। अब इस ह्यूमस के अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि सॉइल के अंदर इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी बचती नहीं है। आपने वो मेरा जिम का एग्जाम्पल याद आएगा आपको कि जब जिम अपन जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम जिम जा रहे हैं, है ना, और हम जिम गए और जिम में क्या हुआ कि हमने बढ़िया बॉडी वॉडी बनाई, फिर अंदर घर आके अंडे वंडे लपेटे और फिर उसके बाद काजू वाजू खाए, बादाम खाए, जो भी हमारी बॉडी के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए रहता, कितने ग्राम प्रोटीन आपकी डाइट के हिसाब से आप अपनी डाइट ले रहे हैं, लेकिन तब भी नेचुरली आपको डाइट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि नेचुरल वे में अगर आप प्रोटीन को अंदर लेंगे अपनी बॉडी के अंदर तो वो बहुत कम आता है, आपको ज़्यादा मात्रा खाना पड़ेगी, जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है। सेम अब हमारी सॉइल के अंदर इतना है ही नहीं जितना प्लांट को चाहिए जल्दी उगने के लिए, तो क्या होगा, ऊपर से कुछ ना कुछ तो डालेंगे ना। तो इसलिए हम डालते हैं मैन्योर्स, और अगर मैन्योर्स से भी काम ना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स का, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। अब मैन्योर्स जो हैं वो खुद बना सकते हैं हम किसी भी फार्म के अंदर। ये हमारे आसपास जो गोबर वगैरह होता है, जो भी डिकम्पोजर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करके हम बहुत बढ़िया तरीके से खाद बना सकते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं वो केमिकल फैक्ट्रीज में ही बनते हैं, जो कि थोड़े से हार्मफुल होते हैं लेकिन ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप को। जैसे इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ जाओ। जैसे फर्टिलाइजर्स है, तो फर्टिलाइजर्स कैसे हैं, इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट मतलब जो केमिकल के माध्यम से बनाए जाते हैं, इनऑर्गेनिकली बनाए जाते हैं। लेकिन ये क्या है, ऑर्गेनिक, मतलब ये वेस्ट और फार्म वेस्ट और काउ डंग से बनाया जाता है, ह्यूमन वेस्ट से भी बनाया जाता है। ये सारी जो डिकम्पोज हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक नहीं डालते इसमें। इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर तरीके से हम लोग इसको बहुत ऑर्गेनिक रखते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, ऑर्गेनिक रखने से मैन्योर्स इतनी ज़्यादा भी फर्टिलिटी नहीं इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी लैंड की, यानी उस पर्टिकुलर क्रॉप को जितना फर्टाइल लैंड चाहिए उतना नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो इसी वजह से हम क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर्स। और फर्टिलाइजर्स डालने का मेन यही रीज़न है कि हमारा जो क्रॉप है वो समय पर उग जाए। और दोनों डाल देंगे, दोनों भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें फर्टिलाइजर्स की मात्रा को एक बिल्कुल पर्याप्त रखना पड़ेगा। भाई दोनों डाल सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर की मात्रा को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। आप इसकी मात्रा की तो टेंशन ही मत लो, ये तो जितना हम डाल सकते हैं उतना डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन फर्टिलाइजर्स हमको भी नुकसान पहुंचाएगा, पौधों को भी नुकसान पहुंचाएगा, और अल्टीमेटली हमारी ज़मीन को भी नुकसान पहुंचाएगा, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ केमिकल्स, और ये इनऑर्गेनिक है, ठीक है, जो कि केमिकल से बना। और ये मैन्युफैक्चर किया था फैक्ट्रीज में, इसको हम कभी भी कहीं पर भी बना सकते हैं, फार्म्स में। फर्टिलाइजर एडेड इन कंपेरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी, बताया ना मैंने कि इनको छोटी क्वांटिटी में डाला जाता है ताकि हमारे प्लांट को प्रॉब्लम ना हो और हमें भी ना हो। मैन्योर्स नीड टू बी एडेड इन अ लार्ज क्वांटिटी एज द न्यूट्रिशन कंटेंट इज लेस। मैंने बताया ना, इसके अंदर न्यूट्रिशन लेस होता है, इसलिए इसको ज़्यादा मात्रा में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस। ह्यूमस मतलब सॉइल के अंदर जो अपर लेयर, जो फर्टाइल लेयर होती है, फर्टिलाइजर वो नहीं। फर्टिलाइजर का काम सिर्फ ये कि प्लांट को उतना देना जितना उसको चाहिए, लेकिन ये सॉइल को भी उतना ह्यूमस प्रोवाइड कर सकता है। कौन, मैन्योर। इसलिए मैन्योर ज़्यादा बेटर है, बट फर्टिलाइजर ज़्यादा इफेक्टिव है। इफेक्टिव जिस काम के लिए इस्तेमाल किया रहा है वो काम जल्दी हो जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इरिगेशन। अब भाई साहब पानी भी तो पिलाना पड़ेगा ना दोस्त, अगर पानी नहीं पिलाओगे तो क्रॉप कैसे बढ़ेगा भाई। हवा, पानी और ये जो सनलाइट वगैरह है इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए तो
खुले में उगाया जाता है। अब इरिगेशन जो होता है वो सुन लो, इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल थ्रू वेरियस सिस्टम। अब आर्टिफिशियल के साथ साथ मैं अपनी डेफिनेशन इसमें ऐड करना चाहूंगा। इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर, रेगुलर टाइम, हाँ वेरी गुड, इंटरवल पर पानी प्रोवाइड करना। क्या? पानी प्रोवाइड करना किसको? प्लांट्स को, जिसकी वजह से हमारे प्लांट को प्रॉपर समय पर, प्रॉपर टाइम पर पानी मिल जाए। और पानी भाई क्या कर सकता है पानी? पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट अगर पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? सूख जाएगा। तो इट इज एसेंशियल नीड। पानी जो है वो बहुत एसेंशियल नीड है हमारे प्लांट की, ठीक है। सो इरिगेशन इज यूजुअली यूज्ड इन द एरियाज वेयर रेनफॉल इज इररेगुलर एंड और ड्राई टाइम और ड्रॉट इन एक्सपेक्टेड। अब भाई क्या होगा? जहां ऑलरेडी पानी है, जहां ऑलरेडी पानी है वहां इस्तेमाल थोड़ी किया जाएगा इरिगेशन का। जहां जिस सॉइल के अंदर नमी नहीं है, पानी नहीं है, वहां हम रेगुलर इंटरवल्स पर, रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर हम पानी देंगे। कभी कभी पानी ज़्यादा भी होता, अतिवृष्टि, वृष्टि बोलते हैं, वृष्टि मतलब वर्षा, पानी गिरना, अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा बाढ़ टाइप आ जाना, अल्पवृष्टि मतलब जहां कम पानी गिरता है। तो कम पानी गिरेगा तो हमें रेगुलर टाइम इंटरवल पर पानी देना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा गिरेगा तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो प्लांट है वो प्रॉपरली इस तरह से रहे, हमारा क्रॉप जो है वो इस तरह से हो कि उसको ज़्यादा पानी ना मिल जाए, नहीं तो वो ख़राब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है इरिगेशन के बाद कि टाइप्स ऑफ इरिगेशन। अब आपने अपनी किताबों में इनके डायग्राम्स देखे होंगे। जो ये जितने भी टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन है वो सारे पुराने मेथड हैं जो हम पहले इस्तेमाल करते थे। ये मॉडर्न नहीं है, ये ट्रेडिशनल है। इनको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। क्या बोलते हैं हम इनको? ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। इनको अब बहुत कम देखा जाता है। एक तो है मोट, एक होता है चेन पंप, ढेल की और राहत। तो दीज आर दी, देयर आर कोई बात नहीं, देयर आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब ट्रेडिशनल मेथड क्या होते हैं? ट्रेडिशनल मेथड का मतलब होता है जो हम पुराने समय में हम इस्तेमाल करते थे। अब इनसे क्या होता था? इनसे पानी निकालना, फिर उसको बहुत अलग तरीके से हम, आजकल तो क्या ट्यूबवेल्स हैं और सीधा पानी हम क्यारीज बना देते हैं, तो पहले भी ऐसा किया जा सकता था। ये पानी निकाला कुएं में से, ये पत्थर बांधा हुआ है, कुएं में से पानी निकाला, फिर यहाँ पर छोटी छोटी नालियाँ या क्यारी बना दी जाती थी, तो इसको हम बोलते हैं मोट। फिर ये होता है हमारा क्या बोलते हैं हम इसको? चेन पंप बोलते हैं। फिर ये हमारा ढेलकी होता है, सेम चीज़ ये है। और फिर हमारा राहत सिस्टम, जिसमें हम एक जानवर का इस्तेमाल करते थे, उसको घुमाते थे और उसको पानी निकालते थे। फिर हैंडपंप आए और अभी ट्यूबवेल्स चल रही हैं। लेकिन इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना प्लांट्स को। तो आज के समय में हम नए मेथड लेके आ गए हैं और ये होते हैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरिगेशन। कि मॉडर्न मेथड कौन से हैं जो इरिगेशन देते हैं, जिसमें सबसे पहला है स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल इरिगेशन क्या करता है? ये फुहारे टाइप, जैसे आपको शावर में नहाना पसंद है ना, ऐसे प्लांट को भी शावर में नहाना बहुत पसंद है, एक नंबर मज़ा आता है उनको। तो क्या हुआ कि उनको भी शावर प्रोवाइड कर दिया। इससे हुआ क्या? इससे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है पानी। ऐसा नहीं है कि तुमने मग्गा इधर आधा डाल दिया तो उधर पूरा डाल दिया। तो यहाँ पर हम पूरे खेत में इवनली पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई भी पौधा बिना पानी के ना रहे, तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसमें बहुत अच्छा है। और इसमें तो हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक और मॉडर्न मेथड है जिसमें हमें पानी कम होने की वजह से हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है? हम ड्रिप वाइज उसी जगह पानी देते हैं जिस जगह हमारे पौधे को ज़रूरत है। मतलब हमें, हमारे पौधे को ज़रूरत कहाँ है पानी की? रूट्स में। तो हम सीधे नली वहाँ पर लेके जाते हैं और रूट्स में उस पानी की बूंद को बूंद पानी गिराते रहते हैं, ताकि उसको कभी भी स्कैरसिटी ऑफ वाटर ना लगे और पानी पर्याप्त पहुँचता रहे और प्लांट उगता रहे। सूरज तो मिल ही जाएगा, सॉइल से न्यूट्रिशन मिल गया, फर्टिलाइजर, लेकिन भैया पानी भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, अब भाई पानी वानी दे दिया, पानी वानी तो दे दिया बढ़िया तरीके से। अब क्या हुआ भाई साहब? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अब हुआ क्या? हमने एक ही प्रकार का प्लांट उगा के क्या करा?
हमने क्या कर दिया पता है, वो उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर जो पर्टिकुलर न्यूट्रिशंस थे उनको ख़त्म कर दिया, एक ही प्रकार के। हाँ, तो हमने क्या करा, उस पर्टिकुलर प्लांट को बार बार मतलब साल दर साल हमने एक ही प्रकार के प्लांट को उगाने के बाद उस पर्टिकुलर प्लांट के न्यूट्रिशंस को ख़त्म कर दिया। अब जिससे हुआ क्या हुआ होगा सोचो। जिससे हुआ ये कि उस पर्टिकुलर ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के अंदर जो सॉइल थी, उस मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशंस थे वो ख़त्म होते गए। अब क्या होता है, जब एक ही प्रकार का न्यूट्रिशन ख़त्म होता जाता है तो ज़मीन जो होती है वो बैरन होना चाहती है या बैरन हो जाती है। बैरन मतलब बंजर ज़मीन, जिसमें हम आगे अब किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा, तो उसका एक बहुत बढ़िया तरीका आया। एक तो आया मिक्स्ड फार्मिंग और हमारे कोर्स में क्रॉप रोटेशन। हम साल दर साल हर उसी पर्टिकुलर ज़मीन के अंदर अलग अलग क्रॉप को उगाएं, जिससे हमारे सारे न्यूट्रिशन, एक ही प्रकार के न्यूट्रिशन ना जाएं। अब आप बोलोगे सर थोड़े समय बाद तो चले जाएंगे ना, लेकिन इससे होता यह है, जब हम एक, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आलू उगाया, तो आलू ने किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशन को ले लिया, लेकिन उसने दूसरे न्यूट्रिशन को छोड़ दिया। क्या है, प्लांट ऐसे ही करता है। तो उससे क्या होता है, न्यूट्रिशन और फर्टिलिटी की बैलेंस बना रहता है। ठीक है, इसके बाद है द क्रॉप रोटेशन इंश्योर दैट द सेम क्रॉप विल नॉट ग्रो कंटिन्यूअसली एंड लेड टू इरोजन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। फर्टिलिटी खत्म ना हो, इसलिए हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। बाय ग्रोइंग क्रॉप एट रिक्वायर्ड डिफरेंट सेट ऑफ न्यूट्रिशन वी कैन इंश्योर दैट द सॉइल फर्टिलिटी इज रीस्टोर्ड। और उससे होता क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी वापस से रीस्टोर हो जाती है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। अब आपने इसके पहले एक आया था कि भाई हमारे प्लांट के साथ एक अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, वीड्स। और ये अनवांटेड प्लांट्स, अनडिजायर्ड प्लांट्स क्या करते हैं, दूसरे का खाना खा जाते हैं, हमारे प्लांट का खाना खा जाते हैं, हमारे प्लांट के न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे वो खुद जल्दी बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारा प्लांट बेचारा सूखा दुबला पतला रहता है। आपकी मम्मी ने लंच बनाया, भाइयों ने खा लिया, दोस्तों ने आपके स्कूल में, आपकी मम्मी चिल्लाएगी, बस फार्मर भी चिल्लाता है। फार्मर जाता है, बढ़िया एक दवाई लेके आता है, जिसको हम बोलते हैं वीडीसाइड्स। क्या बोलते हैं, वीडीसाइड्स, और बढ़िया डाल देता है। अब वीडीसाइड्स में या तो हम मैनुअली उनको हटा सकते हैं वीड्स को, नहीं तो मैंने इसके पहले एक बताया था ना, जो प्लग होता है उससे भी हम वीड्स को रिमूव कर सकते हैं हमारे सॉइल से। ठीक है, तो अनडिजायर्ड प्लांट है। टिलिंग मैंने बता ही दिया कि वीड्स को हटाने के लिए, बड़े बड़े पत्थरों को हटाने के लिए हम टिलिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टिलिंग इज अ प्रोसेस डन बिफोर सोइंग ऑफ द सीड, जो हमने पहले ही कर लिया था। इसको और हमें पीरियोडिकली करना पड़ता है, क्योंकि वीड्स भी उग जाते हैं बीच बीच में, इसलिए टिलिंग भी बीच बीच में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अब भैया बढ़िया उग गया है प्लांट बढ़िया एक नंबर उग गया है ना। एक मिनट, अगर प्लांट उग गया है बहुत खूबसूरत तरीके से प्लांट उग गया, तो अब आएगा मौसम हार्वेस्टिंग का। और हार्वेस्टिंग इज नथिंग बट क्या होता है, जब हम प्लांट को उगने के बाद कटाई, जैसे को कटाई कर रहा है ना ये, तो ये कटाई करना, इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। और किसान बहुत खुश होता है जो उसकी 6 महीने की 5 महीने की मेहनत पूरी सफलता प्राप्त कर लेती है, और इसी वजह से वो खूब फेस्टिवल मनाता है, जिनको हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। जैसे मकर संक्रांति हुआ ना, पोंगल हुआ, मकर संक्रांति हुआ, और बहुत सारे ऐसे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो साउथ में मनाए जाते हैं, पंजाब में मनाए जाते हैं। बैसाखी जो होता है वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। हाँ, बिहू मेरे नहीं, साउथ तो वो ऊपर होता है, नॉर्थ में होता है बेटा, सिक्किम वगैरह साइड में। तो ये सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो किसान को खुशी देते हैं। और हार्वेस्ट फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है कि हमारी जो 5 महीने की तपस्या थी, जो किसान की 5 महीने की तपस्या थी, वो पूर्ण हुई। तो हार्वेस्टिंग इज डन बाय 2 मेथड। तो पहले तो हम भाई हार्वेस्टर का इस्तेमाल कर लो या फिर मैनुअली कर लो। तो पहले तो मैनुअली होता था, अब आसान बना दिया मशीनों ने, तो मशीनों के लिए हमने हार्वेस्टर लिया है। ठीक है, इसके बाद है हमारा थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या करते हैं, थ्रेशिंग के अंदर हम उस ग्रेन्स जो हमने हार्वेस्ट किया है, उसके अंदर जो ग्रेन्स हैं उनको लूज करते हैं हमारे किसके साथ, हमारे जो भी पौधे के साथ उसको लूजन किया जाता है। और उसको क्या होता है, जो भूसा निकलता है ना, उसको अलग कर लिया जाता है, ग्रेन्स को अलग कर दिया जाता है बाय डिफरेंट प्रोसेस, जिसमें हम विनोइंग भी करते हैं। वो देखा होगा आपने, एक ऊपर से डालेगा और उसको हवा देगा, तो वो जो लाइट है वो दूर चले जाएगा, जो भारी है वो ग्रेन वो नीचे गिर जाता है, उसको बोलते हैं विनोइंग। ठीक है, while it can be done manually these days machine is used for harvesting grain seeds। मतलब ग्रेन जो सीड्स हैं उनको लूजन कर देना और फिर उसके बाद विनोइंग कर देना। ठीक है, तो ये ऐसे
पीटा जाता है, जिससे वो चाफ क्रिएट होता है, और चाफ मतलब भूसा जो क्रिएट होता है, उससे जो सीड है वो बिल्कुल एकदम क्या हो जाती है, निकल जाती है उसमें से, और फिर विनोइंग से सीड अलग चाफ अलग, फिर गाय वाय खा लेती है उसको। विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेन्स चाफ यूजिंग बाय द हेल्प ऑफ विंड का इस्तेमाल करते हैं, एक ऊपर से डालता है, ऐसे हवा देता है, और वो हल्की जो चाफ होती है वो आगे निकल जाती है, और जो भारी ग्रेन है वो वहीं गिर जाता है, जिससे अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर फिजिक्स का भी इस्तेमाल किया खूब तरीके से, किसान ने दिमाग तो लगाया है। और अंत में स्टोरेज। अब भैया वो कलेक्ट तो कर लिया आपने, उसको बहुत खूबसूरती से आपने कलेक्ट कर लिया, अब कलेक्ट करने के बाद क्या बाहर रख दोगे? बाहर रखोगे तो भाई आउटर एनवायरनमेंट की वजह से, एक्सपोजर की वजह से, पानी की वजह से वो ख़राब भी तो हो सकता है ग्रेन। तो उसके लिए बड़े वेयर हाउस या ग्रेनरीज रखे जाते हैं, जिसकी मदद से वहाँ पर हम इजीली स्टोर करके रख सकते हैं, और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट, कि भैया उगा तो लिया है लेकिन मैनेज करना भी तो उतना ही आवश्यक है। तो मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैनेज करा तो क्या है, स्टोर्स ऑफ द ग्रेन्स आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द एग्रीकल्चर आफ्टर हार्वेस्टिंग द रेडी ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ग्रेनरीज, और इसको गोडाउन्स भी बोलते हैं, ठीक है, सिलॉस भी बोलते हैं। द ग्रेन्स हैव टू बी स्टोर इन अ ड्राई प्लेस, जहाँ की भाई ड्राई होगा तो क्या होगा, फंगल नहीं लगेगा या फिर ख़राब नहीं होंगे, एयर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उस ग्रेन को ख़राब नहीं करेंगे। नहीं तो आप देखना गेहूँ सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसमें कीड़े लग जाते हैं, फिर कीड़े लगने के बाद हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो माइक्रोब्स, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दिखते नहीं उनसे ही बचाया जाता है, और जो बड़े चूहे मुँह हैं ना, बड़े एनिमल जो दिखते हैं उनसे भी बचाया जाता है। तो ये गोडाउन्स बड़ी ग्रैंडरीज होती हैं जहाँ हम इनको सेफली स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है जिसमें हम एनिमल हस्बेंड्री, जैसे बी कीपिंग हुआ, ठीक है, फिर वो मुर्गी पालन होता है ना, जहाँ पर बड़े हाँ फार्म्स होते हैं, जहाँ पर हम अंडों के लिए या मुर्गीज़ को क्या करते हैं, हम लोग रख देते हैं, हाँ उनको स्टोर करके रखते हैं। तो इसकी वजह से ये भी एक प्रकार का एग्रीकल्चर ही है जो हमारे खाने के लिए इंपॉर्टेंट है। भाई एक्चुअली हम दो तरीके से डिपेंडेंट है, किसके ऊपर, फूड के ऊपर। कहाँ, एक तो एनिमल पर और एक क्रॉप पर। तो कुछ नॉन वेजिटेरियन है, कुछ वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन ज़्यादा मात्रा में, और हम तो कहते हैं हर पूरी दुनिया 100% क्या करती है, 100% तो नहीं, 99% जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है अपने फूड के लिए। या तो वो खुद उगा लेगी या तो फिर किसी और से उगवा लेगी, जैसे फार्मर्स, और बाहर से मार्केट से जैसे आपके मम्मी पापा खरीदते हैं। कुछ फार्मर छोटे स्केल पे काम करते हैं, अपने लिए भी करते हैं, और कुछ बड़े स्केल पे करते हैं जो अपने लिए तो करते ही करते हैं लेकिन दूसरों के लिए भी करते हैं, बेचने के लिए, दैट इज कमर्शियल पर्पस। तो बस इतना ही था ये चैप्टर। आई होप चैप्टर समझ में आया तो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल में तो सब्सक्राइब कर दो भाई साहब। चलो, और इसको छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी। चलो फटाफट।